इंडसइंड बैंक में फ्रॉड हुआ और वो स्टॉक एक दिन में 27% गिर गया। हाँ, 27%। ये अनप्रेसिडेंट है, लेकिन ऐसा हुआ। स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा हमने कितनी बार होते हुए देखा है, और इंडसइंड बैंक की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। एक जमाना था, ये 2038 पे ऑल टाइम हाई पर था, और इसका 1 ईयर हाई 1576 था, और आज यही स्टॉक 680 के भाव पर मिल रहा है, मतलब 60% का लॉस। तो इंडसइंड बैंक में फ्रॉड क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस फ्रॉड से क्या सीख लेनी चाहिए। आज मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको यही समझाने जा रहा हूं। समझो, मैं अमेरिका में रहता हूं और एक एनआरआई हूं, और मैं इंडिया के बैंक में कुछ फॉरेन करेंसी में पैसे डिपॉजिट करना चाहता हूं। लेटर से यूएस डॉलर्स डिपॉजिट करना चाहता हूं। तो समझो, मैंने इंडसइंड बैंक में 10,000 यूएस डॉलर डिपॉजिट कर दिए, और उस दिन डॉलर का भाव 85 रुपीस था। मतलब मैंने 8,50,000 रुपए जमा कर दिए, और वो भी 1 साल के लिए। इस रुपए और डॉलर की लेन देन को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। यह किसी भी फॉरेन करेंसी के लिए लागू होता है। जापान का येन ले लो, यूरो ले लो, या स्विस फ्रैंक ले लो। और ये करेंसी की वैल्यू रोज बदलती रहती है, स्टॉक मार्केट की तरह कम होती है, ज्यादा होती है, चेंज होती रहती है। इसी तरह मेरे डॉलर डिपॉजिट करने के बाद अगर रुपया कमजोर हो जाता है और उसकी कीमत 86 रुपए हो जाती है, तो बैंक को मुझे 8,60,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब ये बैंक के लिए 10,000 रुपए का लॉस होगा। और इसी लॉस से बचने के लिए बैंक करेंसी की हेजिंग करते हैं, जिससे कि ये जो 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है उससे बचा जाए। इसे ही हम करेंसी डेरिवेटिव हेजिंग बोलते हैं। फाइनेंस में हेजिंग ये एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है। ये आपको भविष्य में होने वाले लॉस से बचाता है, या आपके लॉस को कम करने में मदद करता है। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल टूल है जिसे हम दो पार्टी के बीच में करते हैं। इसे एक करार या कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है। इस केस में जैसे कि बैंक कहता है, मैं आपको भविष्य में डॉलर रुपए की रेट पर आधार पर निश्चित राशि भुगतान करूंगा। इसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में लॉस भी हो सकता है या फायदा भी हो सकता है। और यह डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉस कम करने के लिए आपकी मदद करता है, जिसे हम हेजिंग कहते हैं। इस हेजिंग के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। स्टॉक मार्केट हेजिंग, जो स्टॉक के साथ की जाती है। करेंसी हेजिंग, जो फॉरेन करेंसी के साथ की जाती है। और कमोडिटी हेजिंग, जो कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, सोयाबीन, इनके साथ की जाती है। अभी यहां हम सिर्फ करेंसी हेजिंग की बात कर रहे हैं। अब तक मैंने जो समझाया, अगर मैं उसे और आसान भाषा में समराइज करूं, तो ये कह सकते हैं कि फॉरेन करेंसी की कीमत रोज कम ज्यादा होती रहती है। इससे बैंक को नुकसान हो सकता है, और इस नुकसान से बचने के लिए बैंक करेंसी की डेरिवेटिव हेजिंग करती है। और इंडसइंड बैंक का घाटा यही से शुरू हो जाता है। 2024 में आरबीआई ने बैंकों को फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के बारे में नई गाइडलाइंस जारी की, जिन्हें 5 मई 2024 से लागू होना था। 5 मई 2024 से, मतलब 1 साल पहले। इन गाइडलाइंस में 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नंबर 1, बैंकों को करेंसी हेजिंग के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स डायरेक्टली क्लाइंट के साथ करने होंगे, जो कि बैंक के बाहर की संस्था है, मतलब एक्सटर्नल टू द बैंक करना पड़ेगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ट्रांजैक्शंस जो भी है वो
एक्यूरेटली रिकॉर्ड होंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि इन फॉरेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यूएशन मार्क टू मार्केट बेसिस पे करना पड़ेगा। मतलब रोज के रोज जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसे बुक्स में तुरंत उसी दिन लिखना पड़ेगा, जिसे हम MTM मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग कहते हैं। और यहीं पर इंडसइंड बैंक ने घपला कर दिया। उन्होंने RBI की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी। पहला प्रॉब्लम उन्होंने ये क्रिएट किया कि उन्होंने जो ये डेरिवेटिव हेजिंग इंटरनल ट्रेडिंग डेस्क से भी की, मतलब बैंक ने खुद भी की, और एक्सटर्नल ट्रेडिंग डेस्क से भी करवाई। नंबर 2, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग की ही नहीं। मतलब जो घाटा रोज के रोज अकाउंट्स में लिखना अनिवार्य था उसे उन्होंने लिखा ही नहीं। और ऐसा लगभग 7 साल तक लगातार चलता गया। फिर धीरे धीरे जब ये अकाउंट्स की डिफिशिएंसी बढ़ती गई और बढ़कर बढ़कर एक दिन ये 2100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। और जब मामला छुपाना मुश्किल हो गया और बात हद से आगे बढ़ गई, तब CEO साहब नींद से जागे और अकाउंट्स में कुछ डिफिशिएंसी है ये घोषित करके उन्होंने हम रिटेल इन्वेस्टर्स पर एहसान कर दिया। इस स्कैम से रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। नंबर 1, कितनी भी बड़ी कंपनी हो उसमें घाटा हो सकता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। 2, अपनी रिस्क को मैनेज कीजिए, आपके हाथ में बस यही एक चीज है। नंबर 3, प्रॉपर एसेट एलोकेशन कीजिए, सारे के सारे पैसे स्टॉक्स में मत लगाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय SIP के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इससे आपकी रिस्क बहुत कम हो जाएगी और आप शांति से सो पाओगे। और यह ध्यान में रखने वाली बात है कि इंडसइंड बैंक निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है। मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इसका नाम है। और इसमें भी अगर फ्रॉड हो सकता है, मतलब कहीं भी कभी भी फ्रॉड हो सकता है। और इतना सारा कुछ होने के बाद मेरे कुछ दोस्त अभी भी ये कहते हैं कि इंडसइंड बैंक उठा लूं, इतना गिर गया है और कितना गिरेगा। इन्हें शायद एस बैंक, PNB, DHFL, पेटीएम वाली कहानी या तो पता नहीं है या इस कहानी को वो भूल चुके हैं। भाई कितना गिरेगा का मतलब क्या होता है? जीरो नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं है 1 रुपए तक नहीं जा सकता। स्टॉक मार्केट में कहावत है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, यू विल श्योरली गेट हर्ट। लेकिन सुनता कौन है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।